वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और उसी एनर्जी और जोश के साथ कंटिन्यू अपना जारी है थर्मोडायनेमिक्स बेसिक पार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आने वाले एग्जामों में भी। और आज का जो पार्ट है इसमें मोस्टली ज़्यादा फार्मूले कवर किए गए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं और उनको अपन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे इसको आप बार बार लिख कर याद करें या फिर रिपीट करके थोड़ा सा इसको आपस में कनेक्ट करके माइंड में याद करने की कोशिश कीजिए एक दूसरे फार्मूले को मिलकर, क्योंकि ये फार्मूले और कुछ आंकड़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चन इनसे बनते हैं इस पार्ट से जो कि थर्मोडायनेमिक्स का है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज का ये वीडियो दोस्तों। तो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है या फिर अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फिजिक्स से रिलेटेड हो तो उनको भी शेयर करो। तो मिलते हैं अपन थर्मोडायनेमिक्स के इस पार्ट में। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहता है आज का ये टॉपिक ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। जिस प्रकार से अपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था, जो आवेशों का संरक्षण करता है, आवेश संग्रहित करता है, संधारित्र के बारे में पढ़ा था। उसी प्रकार से हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता होती। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी मतलब ऊष्माधारिता, मतलब ऊष्मा जो धारण करने की जो क्षमता है वो ही हीट कैपेसिटी है। यानी किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्माधारिता कहलाती है। यानी कि जब कोई पदार्थ है उसके ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है वही ऊष्माधारिता कहलाती है दोस्तों। और ऊष्माधारिता दो प्रकार की जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एक तो विशिष्ट ऊष्माधारिता और एक मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनसे आपस में रिलेशनशिप पूछा जा सकता है क्वेश्चन, या फिर इनसे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, क्योंकि वैल्यूज़ देगा वो सिर्फ ये जांचेगा कि आपको फार्मूला पता है या नहीं, बस। ठीक है दोस्तों, विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, इसको एस से डिनोट करते हैं, एस बराबर। ठीक है दोस्तों, चूँकि ऊष्मा किसके समानुपाती होती है, ऊष्माधारिता क्यू बराबर समानुपाती है एम डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है, तापांतर, और एम परम ताप है, और एम क्या है, द्रव्यमान, जो भी पदार्थ है या वस्तु है। ठीक है, और जब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एस आएगा, और इसी एस को क्या कहेंगे दोस्तों, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहेंगे। तो यहाँ से एस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एस बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, ऊपर नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, एस बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र किसका होगा, विशिष्ट ऊष्माधारिता का, जिसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति केजी इंटू केल्विन, या फिर इसको कैलोरी ग्राम में चेंज करेंगे तो जूल बटा कैलोरी बटा ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ताप भी के सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा, केजी ग्राम में, और जूल कैलोरी में। और वैसे पता ही होगा अपनों, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल, या फिर 4.18 जूल 1 कैलोरी बराबर, जो कि अपने पीछे भी पढ़ा है और साथ में अभी रिवाइज भी कर दिया है, तो थोड़ा माइंड में अपने ज़्यादा याद रहेगा। इसी प्रकार से चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगी अपने लिए, फिजिक्स भी या फिर कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। जब चीज़ों को आपस में रिलेट करके पढ़ते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, कोई भी सब्जेक्ट हो, और कुछ भी टफ नहीं रहता है। और वैसे भी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ हैं, लेकिन अगर आप उनको करोगे भी नहीं तो वो और ज़्यादा कठिन लगेंगी। कोई भी चीज़ हो जिसको पहले से ही डर है और आप कुछ कर भी नहीं रहे हो तो उसमें ज़्यादा और डर आएगा, मतलब वो ज़्यादा और कठिन लगेगा, ज़्यादा मतलब अपन ये असंभव बनता जाएगा। जिस चीज़ को अपन करने में भी इंटरेस्ट नहीं है, डर लग रहा है पहले से ही, तो वो ज़्यादा असंभव होती जाती है चीज़। ठीक है दोस्तों, तो अब जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगी, इसके अलावा किसी और चीज़ पे नहीं करेगी। भले ही ये सूत्र है इसका, लेकिन फिर भी विशिष्ट ऊष्माधारिता पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगी, पदार्थ किस प्रकार का
है, किस प्रकार की उसकी प्रकृति है। ठीक है दोस्तों, जैसे पानी, जल, बर्फ, या फिर बात की जाए रेत। ठीक है, तो इनकी अलग अलग ऊष्माधारिता होगी, इनकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अलग अलग होगी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगी, पदार्थ की प्रकृति पे। अब मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होगी, जो एम है उसको किससे रिप्लेस करना है, एन से। एन क्या होगा, मोल। ठीक है दोस्तों, और सी यहाँ पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो सी बराबर क्या जाएगा, क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। अब यहाँ बस इतना ही चेंज करना है, एस एम आ गया तो विशिष्ट ऊष्माधारिता हो गई, और मोलर नाम आ गया तो यहाँ पे एन और सी, बस आपस में रिलेट कर लो ना, इन दोनों फार्मूलों को कंपेरिजन करके पढ़ो, क्योंकि एन मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा अणुभार। एक मोल का सूत्र क्या होता है, एन बराबर एम बटा एम, द्रव्यमान बटा अणुभार। जब अणुभार यहाँ पे रखेंगे, एन का मान क्या रखेंगे, किसका मान, एन का मान। ये अब एम कैसे आएगा, जब इसको और इसमें दोनों में भाग देंगे, कौन से पार्ट को किस में भाग देंगे, मान लो ये वाला है विशिष्ट ऊष्माधारिता वाला, और इसका इसमें भाग देंगे तो एस बटा सी हो जाएगा, और क्यू से एस बटा सी, क्यू डेल्टा टी सी डेल्टा 1/m इंटू 1/n, तो एन बटा एम आ जाएगा, एन बटा एम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/m बच जाएगा, तो एस बटा सी बराबर 1/m आ जाएगा। तो जो किसके बराबर होगा, सी इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो सी बराबर एम इंटू एस, यानी कि इनको आपस में भाग देकर अपन ये फार्मूला निकाल सकते हैं, इनमें संबंध निकाल सकते हैं, विशिष्ट ऊष्माधारिता और मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता सी, इन दोनों में संबंध क्या होता है, सी बराबर एम इंटू एस, जहाँ एम क्या है, अणुभार, अणुभार क्या होगा, द्रव्यमान बटा मोल, द्रव्यमान बटा मोल। ये चीज़ भी अपन, क्योंकि मेरा जहाँ तक अनुभव है, या तो इससे बनेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, या फिर जो ये जो इनमें जो संबंध है दोनों में दे देगा कि विशिष्ट ऊष्माधारिता इतनी है तो मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होगी, पदार्थ का द्रव्यमान इतना है और उसका 4 मोल पदार्थ का है, 4 मोल पदार्थ का द्रव्यमान इतना है और उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता इतनी है, तो इसकी मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होगी। तो ये इस फार्मूला से जो इसी संबंध है, सी बराबर एम इंटू एस से निकाल लेंगे। तो बहुत ईजी है दोस्तों, बस अपन को फार्मूला ध्यान में होना चाहिए, आपस में रिलेट करके पढ़ेंगे तो फार्मूले याद रहेंगे। अब बात की जाए गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा ये क्या होती है, नियत ताप पर जो ऊष्मा दी जाती है, यानी कि अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जब अवस्था परिवर्तन होता है, जैसे जल से बर्फ बनना, तो उस स्थिति में टेम्परेचर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर घटता बढ़ता नहीं है। उस स्थिति में जो अपन ऊष्मा देंगे पदार्थ को, मतलब अवस्था परिवर्तन की स्थिति में, क्योंकि जो ऊष्मा दी है वो अवस्था परिवर्तन में ही लग गई, तो वो टेम्परेचर को ना तो हाई करेगी ना लो करेगी, क्योंकि जो अपने ऊष्मा दी है वो किस में, अवस्था परिवर्तन में लग गई। तो जो अब उसका कोई मतलब अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कैसे निकालेंगे कि ये ऊष्मा उसमें दी गई है, क्योंकि टेम्परेचर सेम बना हुआ। तो इसलिए इसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं, जो कि अवस्था परिवर्तन की प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा होती है। और ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों, गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गलन में क्या होता है, जब पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में चेंज होता है, परिवर्तित होता है, तब क्या होगी, एल एफ बराबर क्यू अपॉन एम। क्यू क्या है, जो दी गई ऊष्मा, और एम जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो, बस। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कैलोरी प्रति ग्राम बोल सकते हो, या फिर जूल प्रति केजी बोल सकते हो, ये भी जूल प्रति केजी या फिर कैलोरी प्रति ग्राम। वाष्पन गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जब पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वाष्पन कब होगा, जैसे मान लो जल उबल रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबल रहा है, फिर उसमें जो वाष्प बनना शुरू हो गई, तो वो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो दी गई ऊष्मा है वो क्या कहलाएगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। यानी कि जब पदार्थ द्रव से गैस में परिवर्तित होता है, तब जो गुप्त दी गई ऊष्मा क्या कहलाएगी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी, जिसको एल वी से डिनोट करते हैं, और क्यू बटा एम, क्यू दी गई ऊष्मा और एम द्रव्यमान। अब कुछ स्पेसिफिक आंकड़े
इनको याद रखना है। कई बार क्या एग्जामिनर इसको देता नहीं है, जब न्यूमेरिकल डालता है तो उसमें ये वैल्यू नहीं देता है, तो अपन को याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये मेन जो वैल्यू है पानी, जल, भाप इनकी है, बर्फ़ की, तो ये याद रखना भी ज़रूरी है। हो सकता है कई बार डायरेक्ट भी पूछ ले इसकी वैल्यू, बाकी मोस्टली चांसेस ये न्यूमेरिकल में पूछेगा। न्यूमेरिकल में जब ये नहीं देगा ये वैल्यूज़, तो अपन को खुद याद रखनी पड़ेंगी और ये वैल्यू डालनी पड़ेंगी। ठीक है दोस्तों, जैसे पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितनी होती है, 4200 जूल प्रति केजी इंटू केल्विन। अगर इसको कैलोरी प्रति ग्राम में बात की जाए तो एस बराबर 1 कैलोरी प्रति ग्राम इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसके लिए होता है, पानी के लिए विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा धारिता कितनी होती है, 1। बर्फ़ के लिए 0.48 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। भाप के लिए 0.46 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हो गई अपनी भाप के लिए क्या, विशिष्ट ऊष्मा 0.46 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब बर्फ़ से पानी में परिवर्तन के लिए जो लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा, वो कितनी होती है जब बर्फ़ से पानी में चेंज होगा। जब बर्फ़ पानी में चेंज होगा तो लेटेंट हीट कितनी होगी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। यानी कि जब अपन को बर्फ़ से पानी में चेंज करना हो तब अपन को 80 कैलोरी प्रति ग्राम देनी पड़ेगी। अपन ने अगर 10 ग्राम बर्फ़ डाली है, 10 ग्राम बर्फ़ को अगर पानी में बदलना है तो अपन को 800 कैलोरी, क्योंकि 10 इंटू 80, 10 इंटू 80 कितना आ जाएगा, 800। तो 800 कैलोरी अपन को डालनी पड़ेगी 10 ग्राम बर्फ़ को पानी में चेंज करने के लिए। तो इसी प्रकार से न्यूमेरिकल बनते हैं। तो ये क्या है, बर्फ़ से पानी में परिवर्तन के लिए जो लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। भाप के लिए पानी से जब भाप में बदलना हो तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी कैलोरी, कितनी होगी, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है दोस्तों, 540 कैलोरी प्रति ग्राम ये अपन को ऊष्मा देनी पड़ेगी जब पानी से भाप में चेंज करना हो। तो इस प्रकार से अपन ने जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे, विशिष्ट ऊष्मा धारिता एस बराबर क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, मोलर विशिष्ट धारिता सी बराबर क्यू अपॉन एन एम एन डेल्टा टी, एन जा क्या है, मोलों की संख्या, और एन बराबर क्या होता है, एम अपॉन एम, अणु द्रव्यमान बटा अणुभार। और इनमें संबंध क्या आया था, एस बराबर एम इंटू एस, और सी बराबर एम इंटू एस, और एम क्या है यहाँ पे अणुभार हो गया, और एस विशिष्ट ऊष्मा धारिता होगी, सी मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता। और यहाँ पर गुप्त ऊष्मा की बात की, क्यू अपॉन एम सेम रहेगी। और ये कुछ आंकड़े थे, एस पानी के लिए एस 1 कैलोरी प्रति ग्राम, बर्फ़ के लिए 0.4848, 0.46 किसके लिए, भाप के लिए विशिष्ट ऊष्मा धारिता। और बर्फ़ के लिए, बर्फ़ से पानी में चेंज करने के लिए लेटेंट हीट कितनी थी, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। पानी से भाप के लिए लेटेंट हीट 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अब एक और नोट करने वाली बात है दोस्तों, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है इस पार्ट से, वो है जिसकी ऊष्मा धारिता अधिक होती है वह पदार्थ या वस्तु धीरे धीरे गर्म या धीरे धीरे ठंडी होती है, जबकि जिसकी ऊष्मा धारिता कम होती है वह पदार्थ या वस्तु जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा हुआ। जैसे बात की जाए, अपन किसकी बात करें, रेत और पानी की बात की जाए, क्वेश्चन आ जाए रेत और पानी में किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है। अब कोई रेगिस्तान में रहता है, उसको तो पता है कि जो अपने रेत होती है वो धीरे 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 ठंडी होगी। ठीक है दोस्तों, रेत क्या होगी, धीरे धीरे गर्म होगी सुबह, और फिर शाम को धीरे 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 नाइट में 10-11 बजे के तक एकदम 10 बजे तक एकदम ठंडी हो जाएगी। तो अपन नंगे पैर भी चलेंगे तो अच्छा महसूस होगा, और दिन में इतनी गर्म हो जाती है कि नहीं चला जा सकता। तो इस प्रकार से क्या होता है कि वो धीरे धीरे गर्म होती है और धीरे धीरे ठंडी होती है। जो पदार्थ धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा उसकी विशिष्ट उसकी ऊष्मा धारिता सर्वाधिक होगी, बहुत ज़्यादा होगी। और जिसकी ऊष्मा धारिता कम होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे पानी रख दो और एक ही पात्र में क्या रख दो, मिट्टी रख दो, रेत, ठीक है, बराबर मात्रा में रख दो, कुछ देर बाद में देखना पानी जल्दी गर्म हो जाएगा और रेत उतनी गर्म नहीं होगी जितना पानी गर्म है।
ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता कम होती है, वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इसीलिए जिसकी धारिता अपने पूछी जाए कि कुछ उदाहरण एग्जाम्पल दे दे कि रेत, पानी, या फिर कुछ एक दो और एग्जाम्पल दे दें, लोहा, जो भी पदार्थ, तो इनमें से किसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होगी, तो अपन को वो चीज़ देखना है। ये क्या ऑब्जर्वेशन है अपना, जो अपन इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो बेसिक नॉलेज जो कि आपको कहीं नहीं पढ़ाया जा सकता, वो सिर्फ आपने जो अनुभव किया अपने आसपास, उसी चीज़ को इस्तेमाल करना है। कि अपने अनुभव क्या है कि रेत धीरे धीरे गर्म होती है, धीरे धीरे ठंडी होती है, इन सब में तो रेत की क्या होगी, सर्वाधिक होगी। इसी प्रकार या फिर कोई और पदार्थ हो सकता है जो रेत से भी ज़्यादा, जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता हो। यानी कि एग्जामिनर जब भी सवाल बनाए तो अपन को आसपास का एनवायरनमेंट से नॉलेज होना ज़रूरी है। इसीलिए तो कहते हैं फिजिक्स अपने चारों ओर ही है। इसको डिफ़िकल्ट बना दिया है लोगों की सोच ने। लोग सोचने लगे ये फिजिक्स मतलब एक अंदर डर पैदा कर दिया, फिजिक्स बहुत हार्ड है, मैथ बहुत हार्ड है। जो चीज़ अपने जीवन से जुड़ी है उसी चीज़ को अपन हार्ड माने। मैथ और फिजिक्स तो अपने जीवन की बेसिक है, हर जगह काम आती है और हर जगह जुड़ी है, बस अपन उसको देख नहीं पाते, उसको फिजिक्स से जोड़ नहीं पाते हैं। और अपन इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ का, फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मैथ का मैट्रिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपन आइडेंटिफाई नहीं करते। अब अपने देखा हुआ अपने फैमिली में भी कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अंगुलियों पर ब्याज निकाल देते हैं उनकी कैलकुलेशन, लेकिन उनको ब्याज का फार्मूला पता नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज का पता नहीं है, सूत्र का पता नहीं है, लेकिन वो निकाल देते हैं। यानी गणित है अमूर्त रूप में है, उनके पास मूर्त रूप नहीं है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में फिजिक्स का इस्तेमाल भी अपन करते हैं, जब चलते हैं, दौड़ते हैं, लॉन्ग जंप करते हैं, हाई जंप करते हैं। अब नीरज चोपड़ा थ्रो करता है तो उसमें भी फिजिक्स यूज होती है कि किस एंगल से थ्रो किया जाए कि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो। तो यानी कि हर जीवन में हर जगह फिजिक्स है और हर जगह ही मैथमेटिक्स है। साइंस का मतलब बहुत रोल है अपने जीवन में, इसलिए इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो उतना ही इजी होता जाएगा। अगर मन में बिठा लिया डर तो कभी निकलेगा नहीं। इसलिए बस इजी वे में पढ़ो और बेसिक को अच्छे से मजबूत करना ही अपना मकसद है। इसीलिए तो मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, ताकि वो जो चीज़ अपन आइडेंटिफाई नहीं करें अपने आसपास जुड़ी हुई है, जो अपने आसपास वातावरण में है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वो चीज़ किस प्रकार से अपन महसूस कर सकते हैं, फिजिक्स क्या है। तो अपन फिर चलते हुए भी उसको कनेक्ट करेंगे तो वो चीज़ें फिर अपने अंदर माइंड में स्थायी होती जाएंगी और अपनी फिजिक्स और मजबूत होती जाएगी। या मैथमेटिक्स को भी चलते हुए कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें, तो वो सब चीज़ें किससे आएंगी कि अपना बेसिक होगा और बेसिक नॉलेज का जो अपने आसपास एनवायरनमेंट है उससे संबंध स्थापित होगा तब। ठीक है दोस्तों, तो जीवन है, जीवन में हर प्रकार की समस्याएं हैं, बस समस्याओं से लड़ना और आगे बढ़ना ही एकमात्र लक्ष्य होता है। एक फौजी के जीवन में, एक डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता होती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।